वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की यूनिट नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी का पोर्शन है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है कारपोरेशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है अदारा या कंपनी, अ लार्ज बिजनेस कंपनी। फिर है ई कामर्स। तो ई कामर्स किसे कहते हैं? बिजनेस, वो बिजनेस जो कंडक्ट होता है इंटरनेट के ऊपर। तो ई जो है यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप, तो कारजोई या कारोबारियत को कहते हैं। बड़ी डिटेल से हमने ये पूरी ट्रांसलेशन की थी, जिसने नहीं देखी तो पहले आप उर्दू ट्रांसलेशन भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर है इनोवेटिव, जिसको कहते हैं जिद्दती या इख्तराई, इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज़। जो है नए जो नज़रियात होते हैं या तरीके होते हैं या कोई भी मेथड्स होते हैं, उनको मुतारफ़ करवाने को कहते हैं इनोवेटिव। फिर है माइक्रो फाइनेंस, तो छोटे जो कर्ज़ों की सहूलत होती है उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। फिर है नॉर्म, नॉर्म किसको कहते हैं? मियार को या दस्तूर को। फिर है सोसाइटल, समाजी। फिर वर्ड है स्टीरियोटाइप, जिसका मतलब है रवायती तस्वर या दकियानूसी ख्याल, एक फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मेनी पीपल हैव ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। एक जो है एक फिक्स नज़रिया या एक तस्वीर बन जाती है जहन में किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ के मतलब, तो उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्ट्रेटजिक कहते हैं एडजेक्टिव है, हिकमत अमली से मतलब। फिर कहते हैं थ्राइव, एक वर्ब है जिसका मतलब है तरक्की करना, नमू पाना या फ़रोग पाना। फिर उसके बाद ग्लॉसरी के बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प वुमेन चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स इन पाकिस्तान। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसे मदद करती है औरतों की जो समाजी नॉर्म्स हैं, समाजी जो मेयार हैं, उनको चैलेंज करने में पाकिस्तान में। तो वो किस तरह करती है? उनको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप रोल्स इन देयर कम्युनिटीज़। तो उनको माशी आज़ादी और कायदाना जो करदार होते हैं माशरों के अंदर फ्राहम करके उनकी ये मदद करती है। कौन? एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद दूसरा है, हाउ डू सोसाइटल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो हमारी समाजी मयार हैं, हमारी जो समाजी सकाफत है, वो कैसे अंदर असरअंदाज होता है कामयाबी पे, औरतों की जो कारोबारी औरतें हैं उनकी कामयाबी पे पाकिस्तान में। तो कैसे ही असर डालता है? बी जो है ऑप्शन है इसमें, दे इम्पोज लिमिटेशंस, वो जो है पाबंदियाँ लागू करते हैं। दैट ऑफन रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एबिलिटी, जो जो है अमूमन या अक्सर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, महदूद कर देती हैं औरतों की सलाहियत को टू बैलेंस हाउस होल्ड ड्यूटीज़ विद बिजनेस एस्पिरेशंस। फिर उसके बाद तीसरा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन जॉब क्रिएशन इन पाकिस्तान। तो क्या जो है हम मतलब अखज़ कर सकते हैं कि औरतों, जो कारोबारी औरतें हैं, उनका पाकिस्तान में मुलाजमतों की जो तख्लीक है, मतलब मुलाजमतें पैदा करने में क्या असर हो सकता है? तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन स्पेशली फॉर अदर वुमेन एंड यूथ इन देयर कम्युनिटीज़। तो जब औरतें कारोबार करती हैं तो जॉब्स तख्लीक होती हैं, ख़ास तौर पे औरतों के लिए और नौजवानों के लिए। फिर चौथा है, हाउ माइट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। कैसे जो औरतों की कारोबारियत है वो जेंडर इक्वलिटी, जो सिनफी बराबरी है, मतलब औरत और मर्द की जो बराबरी है माशरे के अंदर, उसमें कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है। तो बी इसका ऑप्शन है, बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रोमोटिंग वुमेन एज कैपेबल लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। तो जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो दकियानूसी सोच रखने वाले हैं, उनका मुकाबला करके और औरतों को प्रमोट करके, तो एज अ कैपेबल लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स, एक फैसला साज के तौर पे और एक बासलाहियत लीडर्स के तौर पे। फिर उसके बाद पांचवा है, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक्टिंग एज रोल मॉडल्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो इसका सी ऑप्शन है, इट एम्पावर्स वुमेन टू परस्यू देयर एम्बिशंस। ठीक है, एम्पावर कहते हैं उसको तक़वियत देना, उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथन करना। औरत को हम जो है तक़वियत दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उसके जो एम्बिशंस होते हैं, जो उसकी एस्पिरेशंस, उसकी जो आरजू या तमन्ना होती है, उसको जारी रखने के लिए। फिर हम सी टॉपिक को देखते हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है और ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो इसी टेक्स्ट के अंदर से लिए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है, इसमें
वेंचर है बिजनेस वेंचर, ठीक है। दूसरे में देख लें एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कारोबारी होते हैं, वो जो मौके होते हैं उनको ढूंढते हैं। फिर तीसरा है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। तो एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट इसमें क्या है, बिजनेस वुमेन एक ताजरा थी फ्राम मक्का मुकरमा। चौथा है वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट इट प्रोमोट्स इक्वेलिटी। पांचवा, इन पाकिस्तान वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर एक्टिव इन सेक्टर्स सच एज फैशन, टेक्नोलॉजी, फूड एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वोकेबलरी पे आते हैं, तो कॉनोटेटिव और जो डेनोटेटिव मीनिंग है इन अल्फाज के, इनके कंटेक्स्ट क्ल्यूज़ को इस्तेमाल करके आपने इनके दरमियान फ़र्क बयान करना है। तो कंटेक्स्ट क्ल्यू क्या होता है, जो सियाको सबाक का हवाला होता है। मतलब कि ये जो वर्ड आप देखेंगे कि किस पैराग्राफ में कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है और इससे आगे क्या बात हो रही है, पीछे क्या बात हो रही है, तो उस हवाले से आप उसका मतलब अखज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आपको उस जुमले से ना पता चले, तो अगर आप आगे और पीछे पढ़ते हैं जुमलों को, तो आपके लिए आसानी हो जाती है मतलब समझने में। डेनोटेटिव मीनिंग होता है जो डिक्शनरी का मतलब होता है, और कॉनोटेटिव जो पोशीदा मतलब होता है उस लफ्ज़ का। तो पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, एंटरप्रेन्योर का मैंने आखिर में लिखा है, ये मैंने एक्सचेंज कर दिए हैं। और जो सक्सेस है, कामयाबी, उसका मैंने पहले लिख दिया है। इन दो वर्ड्स को देखना है। पहला अभी जो मैं बताऊंगा वो सक्सेस का डेनोटेटिव मीनिंग है। अच्छा, कंटेक्स्ट क्लूज आप जो है टेक्स्ट कहीं से भी ढूंढ टेक्स्ट में देखें तो आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। सक्सेस जो है वर्ड आपने देखना है टेक्स्ट में से, और इसका मतलब है डेनोटेटिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पज़, जो तकमील है किसी भी ख्वाब की या किसी मकसद की या किसी ख्वाहिश की। तो ये सक्सेस का डेनोटेटिव मीनिंग है। कनोटेटिव मीनिंग क्या है, वेल्थ या हाई स्टेटस। उसके बाद एम्पावरमेंट है, तो इसका डेनोटेटिव मीनिंग हो जाएगा प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर स्ट्रांगर एंड मोर इंडिपेंडेंट। ज़्यादा जो है मजबूत और ज़्यादा जो है ख़ुद मुख्तार होने को के प्रोसेस को कहते हैं एम्पावरमेंट। ये इसका डिक्शनरी वाला मतलब है। और कनोटेटिव मीनिंग है गेनिंग कंट्रोल ओवर लाइफ, अपनी जो ज़िंदगी है उस पर काबू पाना, मतलब उसको आप ख़ुद मुख्तार बना लें, उसको आप अच्छे तरीके से चला लें, आपका पूरी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल हो। इंडिपेंडेंस इसका डेनोटेटिव मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, जो है बैरूनी जो काबू है या कब्ज़ा है उससे आज़ाद होने को कहते हैं इंडिपेंडेंस, आज़ादी। जबकि कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है, सेल्फ सफिशेंसी, खुद कफालत हम कह सकते हैं, या खुद कफील होना। फिर है बैरियर, रुकावट, जिसका मतलब होता है डेनोटेटिव मीनिंग है एन ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट, वो रुकावट जो हरकत करने से रोकती है उसको कहते हैं बैरियर। तो इसका कनोटेटिव मीनिंग है चैलेंज और डिफ़िकल्टी इन लाइफ, जो है मुश्किलात ज़िंदगी में, उनको हम कहते हैं बैरियर, जो रुकावटें होती हैं या मुश्किलात। फिर आखिरी वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जो पहला था उसको मैंने आखिर में लिखा है। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कारोबारी जो है बंदा होता है, कारोबार करने वाला। अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस, वो बंदा जो तरतीब देता है और चलाता है किसी कारोबार को, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। और कनोटेटिव मीनिंग क्या है, रिस्क टेकर, ख़तरा मोल लेने वाला, इनोवेटर, जिद्दती, नए नए आइडियाज़ लाने वाला, और लीडर। ये इसके हमने सबक से लिए हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स। फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल प्रोवर्ब्स गिवन बिलो। तो कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कुछ कहावतें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इनकी मदद से हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देख लें, एक वेल नोन फ्रेज, प्रोवर्ब क्या होता है, एक मकबूल या एक मशहूर फ्रेज होती है, और सेंटेंस या जुमला भी हो सकता है। दैट गिव्स एडवाइस और सेज समथिंग दैट इज़ जनरली ट्रू, वो या तो नसीहत देती है, वो प्रोवर्ब कोई फ़ायदे की बात करती है, या जो है वो आम तौर पे क्या होती है, हकीकत होती है। मिसाल के तौर पे अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, जिसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में जो एक चीज़ आई हुई है, वो जो झाड़ी में दो चीज़ें हैं, मतलब दो परिंदे हैं, उनसे बेहतर है। अगर आप लालच के आपके हाथ में एक परिंदा आ गया है, शिकार किया आपने, और आप उसको छोड़ के झाड़ी वाले दो के पीछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो पहले को भी घुमा देंगे। इसका असल मतलब क्या है, अगर कहावत देखें तो नो नकद ना तेरा उधार। ये इसका मतलब है कि अगर आप जो है नगद 9 रुपये ले रहे हैं, तो वो आधार करने जो 13 रुपये उधार कर रहे हैं, उससे 9 नकद लेना बेहतर है। तो इसका मीनिंग है इट इज़ बेटर टू बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव देन टू रिस्क लूजिंग एवरीथिंग बाय सीकिंग टू गेट मोर। ये बेहतर है कि आप उसमें इत्मीनान कर लें जो आपके पास है, खतरा मोल लेने से।
आप देख लें मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब है कि आप जो है जो अमल होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं या वो बोलते हैं अल्फाज से, मतलब कि अमल ज़्यादा करो बोलो कम। अ स्टेच इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है, अगर आप कोई काम वक्त पे करते हैं तो वो आपको ज़्यादा बोझ से ज़्यादा मेहनत से बचाता है। वक्त पे किया हुआ काम ज़्यादा बोझ से ज़्यादा मेहनत से बचाता है। स्टिच किसको कहते हैं? टांके को। मतलब अगर आप एक टांका वक्त पे लगाते हैं तो वो 9 टांकों से आपको बचा देता है। ये इसका मैं लफ्ज़ी मतलब बता रहा हूँ। फिर है द अर्ली बर्ड कैचेस द वार्म, कहता है कि जो परिंदे सुबह सुबह निकलते हैं वो ही कीड़ों का शिकार करते हैं। मतलब पहले आओ पहले पाओ। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जो है अपनी जो तमाम अंडे हैं वो एक बास्केट में ना डालो। मतलब जब भी आप किसी जैसे कारोबार के लिए ये जुमला यूज़ हो सकता है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो सारे का सारा पैसा आप किसी एक जगह पे मत लगाएं, ठीक है, सारी मेहनत किसी एक तरफ आप मत लगाएं। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि जब भी आप किसी को जज करें, किसी के मतलब कोई फ़ैसला करें तो उसकी जो ज़ाहिरी हालत है, उसकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसको देख के ना करें, बल्कि आप उसके साथ मिलें, उससे गुफ्तगू करें। जब आप उसको सही तरह से जज कर लें तो तब आप कुछ ना कुछ उसके मतलब फ़ैसला करें। तो अब इन प्रोवर्ब्स को यूज़ करना है। पहला है इफ़ यू वांट टू सक्सीड रिमेंबर दैट, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो सिर्फ बातें ही नहीं करनी बल्कि एक्शंस भी करने हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा है लेट्स स्टार्ट अवर वर्क नाउ, आओ जो है शुरू करते हैं अपना काम अभी। अभी जो है अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है। तो वक्त पे किया हुआ काम जो है वो बेहतर होता है, आज का काम कल पे मत छोड़ें। टू बी सक्सेसफुल स्टार्ट योर डे अर्ली बिकॉज, कामयाब होने के लिए अपने जो दिन का आगाज़ है वो जल्दी शुरू करो, ठीक है, दिन को जल्दी शुरू करो, उसका आगाज़ जल्दी करो, क्योंकि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। टू मिनिमाइज रिस्क, चौथा है रिस्क जो ख़तरात हैं या ख़तरा है उसको कम करने के लिए डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर पांचवा है व्हेन मीटिंग समवन न्यू, जब किसी नए बंदे से आप मिलें रिमेंबर दैट, तो याद रखें यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो सिर्फ उसकी ज़ाहिरी हालत या उसके जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो लुक है उसको देख के आप उससे ना ही इम्प्रेस हों, ना ही को गलत तासर अपने जहन में बनाएं। फिर सी टॉपिक है मैच द इडियम्स। अब ये मुहावरे आ गए हैं तो इन कॉलम्स को आपस में मैच करना है। इडियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो हमने प्रोवर्ब पढ़े हैं तो उनके मतलब तो तकरीबन एक जैसे ही थे। जो उसका असली लिटरल मतलब होता है वही उसका असली मतलब भी होता है ज़्यादातर। लेकिन इडियम का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो असल मतलब नहीं होता। लफ्ज़ी मतलब कुछ और होता है, हम मतलब कुछ और ले रहे होते हैं, उसका जो पोशीदा मतलब होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे देख लें यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है। अच्छा एग्जांपल देख लें, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो अब जो है इसका मतलब क्या है कि बिल्ली को थैले से बाहर निकालो। तो बिल्ली को थैले से बाहर निकालना ये मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या है? टू टेल अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। तो जो है गलती से जो है राज को बता देना, जो आपने राज रखा हुआ है वो बता देना। अच्छा ये क्या है? बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ठीक है। ये मुहावरा हम यूज़ करते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बहुत सारे मुहावरे हैं, काया पलटना या और जो है तोते उड़ना, चारों शाने चत करना। बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका असल मतलब नहीं होता, असल मतलब कुछ और होता है, मजाजी मतलब कुछ और होता है। तो कॉलम ए है ब्रेक द आइस। तो इसका मतलब है टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। लोगों को जो है, अब ब्रेक द आइस का क्या मतलब? बर्फ़ तोड़ना। लेकिन ये इसका मतलब तो नहीं है, इसका मुहावरा है। ये इसका मतलब क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाना। उसके बाद दूसरा है वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका लफ्ज़ी मतलब तो यही है कि जो है नीले चांद में एक मरतबा। लेकिन इसका मतलब क्या है? वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयर, कभी कभार या शाज़ो नाज़र। उसके बाद है पीस ऑफ केक। इसका लफ्ज़ी मतलब है केक का टुकड़ा। लेकिन पीस ऑफ केक का जो है फिगरेटिव मतलब, जो मजाजी मतलब, वो है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो हलवा हो आपके लिए, जो बहुत आसान हो, उसको कहते हैं पीस ऑफ केक। चौथा है हिट द नेल ऑन द हेड। लफ्ज़ी मतलब क्या है कि जो कील है उसको उसके सर पे मारो। लेकिन जो इसका पोशीदा मतलब है वो क्या है? किसी मसले को जड़ से पकड़ना। तो टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट,
किसी चीज़ को बिल्कुल जो है ठीक करना, मतलब जो मसला हो आप उसकी हल को ठीक तरह से ढूंढ लें। कास्ट एन आर्म एंड ए लेग, तो इसका मतलब तो यही है कि एक जो है एक बाजू और एक टांग की कीमत अदा करना। जबकि इसका मतलब क्या होगा, पोशीदा मतलब बहुत महंगी होना या बहुत महंगी चीज़ होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ये कुछ ईडियम्स थे। फिर आगे एक्सरसाइज है डी। हमने यहाँ पे ईडियम्स और प्रोवर्ब्स की निशानदेही करनी है और फिर हमने उनके लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग दोनों बतानी है। लिटरल कहते हैं लफ्सी और फिगरेटिव मजाजी, जो उसका पोशीदा मतलब होता है। तो जो जो ईडियम और प्रोवर्ब हैं मैंने इनको अंडरलाइन किया है। पहले जुमले में देख लें, डिस्पाइट हैविंग द ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट देम। फिर दूसरा देख लें, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये प्रोवर्ब है। फिर तीसरा देख लें, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, ये ईडियम है। फिर अगले में देख लें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी प्रोवर्ब है। और फिर लास्ट है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये भी एक प्रोवर्ब है। तो इनके लिटरल और जो फिगरेटिव मीनिंग है उनको देख लेते हैं। तो पहला है हैविंग द ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट देम, ये इडियम था। लिटरल मीनिंग इसका क्या है, अ फिजिकल पाइल ऑफ ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस। फिजिकल एक ज़ाहिरी नज़र आने वाला ढेर रुकावटों का, मतलब बहुत ज़्यादा रुकावटें जो आपको तरक्की से रोकती हैं, ठीक है। जबकि पोशीदा मतलब इसका क्या है कि फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज़ और डिसएडवांटेजेस इन अचीविंग सक्सेस, कामयाबी को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात या परेशानियों का सामना करना, उसके लिए ईडियम यूज़ हुआ था हैविंग द ऑड्स स्टेक्ड अगेंस्ट देम। फिर दूसरा है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, वो जो स्टोरी है किचुए खरगोश वाली, तो उसमें ये कहावत यूज़ होती थी, प्रोवर्ब। लिटरल मीनिंग है रेस वेयर अ कंसिस्टेंट पेस लीड्स टू विक्ट्री, कि आपकी जो रफ्तार हो अगर वो मुस्तकिल हो, कंसिस्टेंट हो, तो वो आपको फ़तह की तरफ लेके जाती है। स्लो हो लेकिन स्टीडी हो, ठीक है, आप मसलसल जो है वो चलते रहें तो वो आपको रेस जुता देती है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। लफ्सी मतलब है। पोशीदा मतलब क्या है जिससे हम इससे अखज़ करेंगे, चूँकि ये प्रोवर्ब है, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र को, परसिवियरेंस कहते हैं साबित कदमी या इस्तकामत को। लीड टू सक्सेस, ये दोनों चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड ईडियम है जिसका लिटरल मीनिंग है, ब्रेक किसको कहते हैं, खोदना या तोड़ना। तो डिगिंग आर प्लोइंग लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका लफ्सी मतलब तो यही है कि ग्राउंड को, ज़मीन को जो है वो हल चलाना या खोदना पहली मरतबा। जबकि इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, जो हम असल मतलब पोशीदा मतलब लेंगे इस मुहावरे का, वो है डूइंग समथिंग इनोवेटिव और पायनियरिंग अ न्यू आइडिया, जो है कोई नया काम करना, कोई नई जिद्दत पैदा करना, नया आइडिया, नया मेथड लाना। ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड उसके लिए ईडियम यूज़ होता है। चौथा है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लिटरल मीनिंग क्या है, जो लफ्सी मतलब है, द साउंड ऑफ एक्शन इज़ लाउडर देन स्पोकन वर्ड्स, जो आवाज़ होती है कामों की वो ज़्यादा ऊंची होती है बोले गए अल्फाज से। तो ये तो सिंपल मतलब है, इससे हम कोई मतलब नहीं ले सकते जब तक फिगरेटिव नहीं देखेंगे। फिगरेटिव क्या है, व्हाट पीपल डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट दे से, जो लोग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जो वो कहते हैं। तो अमल जो है ज़रूरी है किससे, बातों से। पांचवा है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जिधर आपकी चाहत होती है अल्लाह पाक उधर रास्ते भी बना देते हैं। लिटरल मीनिंग ये है, इफ़ समवन हैज़ अ स्ट्रांग डिज़ायर, अगर किसी की जो पुख्ता आरजू है, विल है, किसी काम को करने का इरादा है, नीयत है, अ पाथ विल अपीयर, तो उसको खुद ब खुद रास्ता जो है वो नज़र आएगा। फिगरेटिव मीनिंग है, इफ़ समवन इज़ डिटर्मिन्ड इनफ, अगर कोई जो है उसने अज़्म किया हुआ है, पुख्ता इरादा किया हुआ है, दे विल फाइंड अ सोल्यूशन टू ओवरकम एनी चैलेंज या डिफ़िकल्टी, तो कोई भी उसके सामने मुश्किल आएगी, कोई मसला आएगा, तो उसको ऊपर वो काबू पा लेगा और उसका हल ढूंढ लेगा। तो जिधर उसकी चाहत होगी उधर खुद ब खुद रास्ते भी बन जाएंगे। फिर ये इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बाद एक एक्सरसाइज है, ग्रामर है, इसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसको हम ख़त्मा कहते हैं, ये जुमले के आखिर में आता है जब कंप्लीट होता है सेंटेंस। फिर कामा होता है, तो ये एक ब्रीफ पास होता है जब आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या वर्ड्स या फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। और दो इंडिपेंडेंट क्लासेज हों जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जैसे मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं फ़ैन बॉय से जो साथ बनते हैं, उनसे पहले भी ये कामा आता है। या मुख्तलिफ़ चीज़ें हों तो उनको अलग-अलग करने के लिए, जैसे एप्पल्स, मैंगोज़, बनानाज,
तो इनको अलहदा करने के लिए दरमियान में कामा आया है। फिर है एपस्ट्रॉफी, जिसको हर्फ इजाफत हम कह सकते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं पोजेशन को शो करते हैं, पोजेशन कहते हैं मलकियत को। तो जब हम कहते हैं अली की किताब या अली का बैट, अली के कह सकते हैं हम बस्ते। तो जब का की के हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए एपोस्ट्राफी का इस्तेमाल होता है, अ मैन्स हाउस। तो ये देखिए एपोस्ट्राफी आई है एक जो ऊपर लली होती है एन के बाद है और फिर एस आया है, तो आदमी का घर, मैन्स हाउस आदमियों के घर, हाउसेज आदमियों के घर। कैट्स पा बिल्ली का पंजा, कैट्स पास। अब ये है बिल्लियों के पंजे। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में एस आया तो उसके ऊपर सिर्फ आपने एपोस्ट्राफी डालनी है, आगे एस, एक और नहीं डालना। अगर एस के अलावा 25 अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो, वो हुआ जैसे देखें मैन में एन था, उसके ऊपर एपोस्ट्राफी भी डालेंगे, आगे एस भी डालेंगे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क पे। जब सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, तो उसके बाद ये सवालिया निशान डालते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जब इंटरजेक्शन होता है, जब आप अपने इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, अपने जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और इस सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर कैपिटलाइजेशन रूल्स आ गए हैं कि आप कौन से अल्फ़ाबेट को कैपिटल करेंगे। तो इसके लिए सिंपल से 3 रूल आप याद कर लें। जब भी जुमले का आगाज़ होगा, जुमले का आगाज़ कब होता है, जब फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क आता है, उसके बाद जुमला नया स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी जुमले का आगाज़ होगा तो आपने अल्फ़ाबेट पहला बड़ा लिखना है, ठीक है, जब भी जुमला शुरू हो। अब देखें कैपिटलाइजेशन, ये जुमला शुरू है तो सी बड़ा है, फिर आगे जाके जो जुमला ख़त्म हुआ है दूसरी लाइन में लोअर केस पे, आगे अ सेंटेंस ए इसमें बड़ा है। तो जब भी जुमला आगाज़ होगा पहला अल्फ़ाबेट बड़ा। फिर दूसरा है प्रॉपर नाउन, कोई भी ख़ास नाम हो, जैसे किसी मुल्क का नाम, किसी बंदे का नाम, किसी मस्जिद का नाम, अली, पाकिस्तान, इंडिया, बादशाही मस्जिद, तो इन तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनके पहले अल्फ़ाबेट्स बड़े होंगे। फिर तीसरा रूल है आई, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है जिसका मतलब है मैं, तो ये हमेशा बड़ा होगा, चाहे ये जब आई अकेला आए जिसका मतलब होता है मैं, चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए, तो ये आपने हमेशा इसको कैपिटल करना है। तो फिर इसकी एक एक्सरसाइज भी है कैपिटलाइजेशन की। यहाँ देख लें एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान ये प्रॉपर नाउन है, लाहौर, मंडे, जून ये सारे प्रॉपर नाउन है, इनको आपने बड़ा करना है। दिस इज़ एन एप्पल, तो दिस में टी इसलिए बड़ा है क्योंकि ये जुमले का आगाज़ है। फिर एप्पल के बाद आपने फुल स्टॉप भी लगाना है। फिर इस पैसेज में करेक्शन करनी है, जहाँ पे कामा आता है, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, तो वो मैंने करेक्शन की है। देखें फातिमा जिना, फातिमा का एफ बड़ा, जिना का जे बड़ा, क्योंकि ये जुमले का आगाज़ भी है और प्रॉपर नाउन है। वाज अ रिमार्केबल वुमेन, उसके बाद फुल स्टॉप, जुमला ख़त्म हुआ है, फिर नया जुमला शुरू होगा तो एस बड़ा लिखना है शी का। शी वाज अ यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म, तो क्यू भी बड़ा, ए भी बड़ा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद का, अली का, जिना का, सब के पहले पहले अल्फ़ाबेट बड़े क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फिर आगे फुल स्टॉप आ गया। फिर है आल्दो, शी इनिशली, आल्दो ए बड़ा क्योंकि नया जुमला स्टार्ट हुआ है। शी इनिशली स्टडीड डेंटिस्ट्री। फिर आ गया कामा, शी लेटर बिकेम, यहाँ पे हमने ब्रीफ पास लिया है और नया जुमला आ गया है, सॉरी नया जुमला नहीं, उसी जुमले का अगला हिस्सा है। शी लेटर बिकेम अ प्रोमिनेंट फिगर इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जुमला ख़त्म, फुल स्टॉप आ गया। फिर फातिमा का एफ बड़ा, जिना का जे बड़ा। वाज नॉट ओनली नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द काज बट आल्सो फॉर हर एफर्ट्स इन एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स। फिर फुल स्टॉप, आगे व्हाट का डब्ल्यू बड़ा, व्हाट एन इंस्पायरिंग लेगेसी शी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये देख लें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, इसके आखिर में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर उसके बाद जब एक्सक्लेमेशन मार्क है तो उसके बाद जब वर्ड लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट बड़ा होगा, डिस्पाइट, तो डी देख लें इसमें कैपिटल। हर अचीवमेंट्स एक कामा उसने खुद ही लगाया हुआ था। शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस एंड अपोजिशन। फिर फुल स्टॉप, जुमला ख़त्म है, नया जुमला स्टार्ट होगा। हाउ डिड शी मैनेज टू रिमेन सो डेडिकेटेड एंड फर्म, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद फर्म के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर नया जुमला है, एच बड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान का पी बड़ा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान हिस्ट्री, अब यहाँ पे देख लें पाकिस्तान की तारीख, तो एन के ऊपर आपने मैंने नीचे लिखा है एपोस्ट्राफी डालनी है। ये पाकिस्तान प्लूरल नहीं हो सकता, पाकिस्तान सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है। तो पाकिस्तान के ऊपर एन के ऊपर एपोस्ट्राफी, फिर एज पाकिस्तान की तारीख इज़ अनडिनाइएबल एंड कंटिन्यूज टू बी रिमेंबर्ड टुडे, फिर आखिर में आ जाएगा फुल स्टॉप। फिर लास्ट जो है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे एक टॉपिक है, एक पैराग्राफ लिखना है, द रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी,
और इसमें आपने यकीन दहानी करनी है कि कैपिटलाइजेशन ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेलिंग जो है एक्यूरेट हो और एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ हाइफनेशन वेयर नेसेसरी। जो हाइफन होता है अगर कहीं इस्तेमाल होता है तो उसको भी आपने ठीक तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उसको देख लेते हैं, लास्ट में है। तो पैराग्राफ है, यहाँ पे आप इसको देखते जाएं। वुमेन एम्पावरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी। ये देखें फुल स्टॉप आता था, मैंने लगाया हुआ है। आगे नेक्स्ट जो है सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डब्ल्यू बड़ा, फिर इधर देखिए जिधर जिधर कामा आता है, ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, ये दो वर्ड्स थे तो इनके दरमियान कामा आता है। जबकि ये मैंने यहाँ पे एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर कामा आ गया है। ये एंड जो आया है इसके पहले एम्प्लॉयमेंट के बाद जो कामा आया है ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे कामा आपने नहीं लगाना। एंड डिसीजन मेकिंग फिर कामा ज़रूर आएगा क्योंकि ये ब्रीफ पास है। यहाँ पे दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इस सारे आप पैराग्राफ को खुद देख लें और आप अपनी मर्ज़ी का कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक थी ये यूनिट नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।